मेरा नाम डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी है। मैं प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम का नेशनल कन्वीनर हूँ। और मोस्ट ऑफ जो हमारी रिपोर्ट के बारे में वो तो सर ने सब कवर कर दिया है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा बताना चाहूँगा, जो हमने वहाँ पे देखा है उसके बारे में बताऊँगा। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ जो हाईलाइट करने की है वो अल हिंद हॉस्पिटल ही है, क्योंकि हम सबसे पहले उसी हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आए। और 25 फरवरी को वहाँ के जो मालिक हैं, जहाँ वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनवर, उनका मुझे कॉल आया था 25 फरवरी को। और उसके बीच में हमारी काफ़ी बार बात हुई और कल शाम को उनका फिर से कॉल आया था मुझे 16 तारीख को। तो इस पूरे ऑलमोस्ट एक महीने के दौरान क्या वहाँ चल रहा है, क्या हुआ है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा कि उन दोनों बातों में क्या क्या था। तो 25 तारीख को जब उनकी कॉल आई, उस टाइम भी मैं यहीं प्रेस क्लब में था। और वहाँ पे हमें इतना पता चला कि यहाँ पे उनके पास जो है डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड पेशेंट आ रहे हैं। और उनकी आवाज़ से साफ लग रहा था कि वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो अब इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमें बोला कि आप जो है यहाँ पे हमें मेडिसिन्स चाहिए, हमें सूचर्स चाहिए, हमें स्टिचेस चाहिए, ये सब आप किसी तरीके से अरेंज करके यहाँ पे ले आइए। और अगर आप एक्सपर्ट्स की टीम लेके आ सकते हैं, अगर कोई न्यूरो सर्जन आ जाए या कोई एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ जाएं तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। मेरे को जैसी ये बात पता चली, हमने तुरंत के तुरंत जो है एक्सपर्ट्स का भी बंदोबस्त किया और सब कुछ सामान अरेंज करके अपनी गाड़ी से जाना शुरू किया। लेकिन जब गाड़ी से जाना शुरू किया तो वहाँ पे जो है पहले तो पुलिस ने रोका, फिर पुलिस ने बोला कि आप अपने रिस्क पे चले जाइए, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आगे जाके वहाँ पे जो गुंडे थे उन्होंने रोक लिया एम्बुलेंस को, ड्राइवर के साथ हाथापाई की, ड्राइवर वहाँ से भाग लिया। अब जैसी एम्बुलेंस हमारी वहाँ से निकली, हमने फिर डॉक्टर अनवर से बात की वहाँ, और उन्होंने फिर मोटरसाइकिल से लोगों को भेजा और हमने किसी तरीके से उन तक दवाइयाँ उस दिन हमने पहुँचाई। लेकिन जिस तरह की वहाँ की सिचुएशन थी डरावनी, कि रात तक भी कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोर्ट से ऑर्डर लेके हमें सिर्फ एक एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँचानी पड़ रही है जहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, जहाँ पे लोग जो है मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मतलब हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, एसिड डाली हुई है लोगों के ऊपर, सर फटे हुए हैं, गोलियां लगी हैं, चाकू लगे हुए हैं, ये सब उस अस्पताल में पड़े हैं, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहे किसी भी तरीके से। तो हमने तुरंत के तुरंत डिसाइड कर लिया था कि अब टीम बना के अपनी और टीम लेके वहाँ पे पहुँचेंगे। हम अगले दिन टीम लेके पहुँचे, जो हमारी PMSF की टीम थी, जिसमें इंक्वायरी की रिपोर्ट में उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन उसका भी है। और वहाँ पे हमने पूरे पेशेंट्स जो देखने थे, सारे के सारे पेशेंट्स भी देखे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग फिर से वहाँ पे गए, नेक्स्ट डे फिर से 25th है यार, 26 को हम लोग गए वहाँ पे टीम लेके। 25th को हम कोशिश कर रहे थे पहुँचने की, पर हमारी एम्बुलेंसेस वो पहुँच नहीं पाए। 26 को हमारी टीम गई, फिर 26 को जाने के बाद 27 को हमने बाकी एरियाज़ में भी देखा, GTB हॉस्पिटल भी गए, बुलेट इंजरी वाले को हॉस्पिटल ले जाते वक्त। वो 26 को फिर हमने जब जा रहे थे तो 26 में ऑलमोस्ट शाम के टाइम पे, मतलब ये 4 बजे के आसपास की बात होगी। उससे पहले हमारे पास ये पेशेंट आया था, ये वाला जिसकी अभी फ़ोटो दिखाई थी, कि जिसको हमने, ये पेशेंट, इसके बुलेट इंजरी थी, एब्डोमेन में इसके गोली लगी हुई थी और गोली काफ़ी डीप थी, स्वेलिंग थी और वार्मथ भी थी वुंड, जिसका मतलब साफ लग रहा था कि अब ये जो गोली लगी है ये अंदर इसने इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया है और इसके सीधा सीधा मतलब जान पे खतरा। गोली का तो खतरा है ही, लेकिन क्योंकि गोली तो 2 दिन से लगी हुई थी, लेकिन अब उसमें इन्फेक्शन भी फैल रहा था। तो मैंने इनको पूछा कि आप जो है GTB हॉस्पिटल अभी तक क्यों नहीं गए, आपको तो तुरंत के तुरंत ये गोली निकल जानी चाहिए, इसका तो ऑपरेशन हो जाना चाहिए था अभी तक। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे किसी पे भरोसा नहीं बचा है, मुझे बहुत डर है कि बाहर गया तो पता नहीं वापस आऊँगा भी नहीं आऊँगा, अभी कम से कम गोली लगी हुई है पर फिर भी मैं ज़िंदा तो हूँ। तो जब मैंने उसकी ये बात सुनी, मुझे काफ़ी दुख हुआ कि लोगों का अपने ही देश के सिस्टम पे से इतना विश्वास उठ गया है। तो मैंने उसको फिर ये बोला, मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं आपको खुद लेके जाऊंगा, हम एम्बुलेंस लेके आए हैं, उस एम्बुलेंस में डाल के आपको लेके जाऊंगा, हम डॉक्टर्स साथ में आपके चलेंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप GTB चलो। और वहाँ पे हॉस्पिटल में भी आपको प्रॉपरली वहाँ पे डॉक्टर्स से मिलवा के पूरा उनको एश्योर किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वहाँ तक छोड़ के आएंगे। लेकिन जब उनको हम लेके जाने लगे एम्बुलेंस के अंदर डाल के,
तो जीटीबी 8 किलोमीटर दूर है अल हिंद हॉस्पिटल से, और अल हिंद हॉस्पिटल बहुत इंटरनली है, मतलब वहाँ पे इतने पतले पतले रास्ते हैं कि अगर एम्बुलेंस निकल रही है तो साइड से कोई पैदल चल के भी नहीं जा सकता, आसपास नाले हैं, बीच में थोड़ा सा रास्ता है। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट 1.5 या 2 किलोमीटर तक इस तरह का रास्ता है। उसमें जब हम जा रहे थे तो वहाँ जगह जगह पुलिस खड़ी थी, और जहाँ भी पुलिस खड़ी थी हर जगह पुलिस ने हमें रोका और रोक के हमें ये बोला कि कहाँ जा रहे हो, ये पेशेंट को क्या हुआ है। उसने भी बोला कि मुझे गोली लगी हुई है। मैंने ही बताया कि बुलेट इंजरी है। कह रहा है ऐसे कैसे बुलेट इंजरी है, दिखाओ ज़रा, खोल के दिखाओ। उसकी पूरी पट्टियाँ खोल के उसको देखा गया कि गोली लगी है। अच्छा, फिर उसे वहीं पे इंटेरोगेट कर रहे हैं, किसने मारी तुम्हें गोली, क्यों मारी, क्या कर रहे थे तुम, मतलब उसको मतलब एक तरीके से जैसे वो कोई अपराधी है, जबकि वो खुद उसका पट्टी भी खोल के देख ली भी गोली लगी हुई है, उसके बावजूद भी उसको एक अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे थे। और हमने जब उसको कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, एम्बुलेंस के अंदर है, पेशेंट है, आप इस तरह का बिहेवियर नहीं दिखा सकते, तो बोले अच्छा तो तुम लोग कहाँ से हो। मैंने बताया कि मैं एम्स का पहले डॉक्टर रह चुका हूँ, अभी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एक में काम करता हूँ। तो कह रहे अच्छा आप अपने आई कार्ड दिखाओ। हमारे एक एक के आई कार्ड देख रहे हैं कि अच्छा तुम डॉक्टर हो कि नहीं, जबकि हम एम्बुलेंस में गोली लगे पेशेंट को कहाँ लेके जाएंगे। और वो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कोई मतलब कोई ऐसा अपराधी है या क्रिमिनल को हम कोई स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का जब बिहेवियर, और ये भी एक जगह नहीं 3-4 जगह पे, मतलब उस हॉस्पिटल 8 किलोमीटर का रास्ता हमने कम से कम 1.5 घंटे में पूरा किया होगा। वो 8 किलोमीटर ही हमारे लिए जाना इतना मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम पे मुझे उस जो वो पेशेंट जो बात कह रहा था उसके दर्द का एहसास हुआ कि इतनी हैरेसमेंट जब सबके साथ होगी तो कोई किस तरह से अपने सिस्टम से विश्वास करेगा और कैसे वो जाएगा। और उसमें भी एक उसका हेल्दी एक अटेंडेंट जो उसके साथ आया था, हम लेके गए थे कि आपको हॉस्पिटल में आप मदद कर दोगे, उसे भी उतार लिया कि इसको उतार दो, सिर्फ मरीज़ ले जाओ। तो अब ये एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ पे अगर मरीज़ को वहाँ पे आप छोड़ के, अब हमें तो वापस भी आना है, बाकी मरीज़ भी देखने हैं। अब वो अगर वहाँ पे एक पेशेंट है जो गोली लगा हुआ है, वो अकेला वहाँ पे क्या करेगा, कम से कम एक जना तो साथ में होना चाहिए। तो ये जो इस तरह से पूरा का पूरा मतलब लोगों के ऊपर डराया गया उनको उस दिन से, 26 तारीख से। 26 तारीख को हमने ये देखा, फिर 27 तारीख को हमने फिर से जो बाकी एरियाज़ थे जैसे शिव विहार है, बाकी एरियाज़ है, वहाँ भी हम गए। 28 को हम फिर टीम लेके आए। तब तक ये मुस्तफ़ाबाद में ही एक ईदगाह है, वहाँ पे पूरा का पूरा कैंप लग चुका था, वक्फ बोर्ड ने उन्होंने कैंप लगाया हुआ था। वहाँ पे भी हमने पेशेंट्स देखे, लोगों से मिले, अल हिंद हॉस्पिटल में मिले। लेकिन तब तक जो है लोगों की मेजर प्रॉब्लम जो उनको आने लगी थी वो थी कि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मतलब आप बुज़ुर्ग माताएं, मैंने एम्स से जीरियाट्रिक मेडिसिन में एमडी की है। जीरियाट्रिक मेडिसिन बुज़ुर्गों का ही डिपार्टमेंट होता है, मतलब सिर्फ बुज़ुर्गों को देखते हैं, 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों को। तो वहाँ पे इतनी सारी बुज़ुर्ग महिलाएं आ रही थी और वो डरी हुई रो रही हैं, और रोते हुए बस ये कह रही हैं कि बेटे हमने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा, हमें बहुत डर लग रहा है, मेरा बेटा नहीं आया है कितने दिनों से, वो वहाँ है। कोई कह रही है कि मेरी दूसरी बहन वो शिव विहार वाला इलाका है वहाँ रहती है, वहाँ पे पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है। तो इस तरह की एक टोटल इनसिक्योरिटी में सारे के सारे लोग जो थे वो रह रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, बात करते हैं, वो ऐसे नंब हुए थे कि अगर आप उनको बुलाओ तो अटेंटिव नहीं थे, मतलब वो अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। ऑलमोस्ट जैसे बच्चा कोई नंब हो जाता है कि क्या हो गया, जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने पापा को पिटते हुए देखा, अपने घर वालों को मरते हुए देखा, मतलब वो बच्चे एकदम नंब हुए थे। तो इस तरह की सिचुएशन जब टोटल इमोशनली लोगों को हमने एकदम बर्बाद हुए देखा, बाकी उसके अलावा जो उनका फिज़िकली जो उनको परेशान किया गया, मारा गया, वो तो बिल्कुल है ही, जिसको हमने वहाँ ट्रीटमेंट भी दी। ऑलमोस्ट 400-500 लोगों को हम रोज़ देखते थे वहाँ पे जो आते थे। क्रॉनिक डिसीजेस थे बहुत सारे, जिसमें कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, शुगर बहुत बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, क्योंकि दवाई नहीं खा पा रहे, वैसे मरीज़ हमारे पास आने शुरू हो गए थे। तो उन सब चीज़ों को भी हम देखते गए। और उसके बाद फिर हमें ये पता चला कि जो हॉस्पिटल तक जा भी रहे हैं, जैसे जीटीबी एलएनजेपी पहुंच भी रहे हैं, तो वहाँ उनको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट देके तुरंत उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, चाहे कितने भी फ्रैक्चर हैं, कितनी भी स्टिचेस लगे हैं, कितनी भी बुरी हालत है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल ऑलरेडी इतने ओवरबर्डन्ड होते हैं, उनके पास जगह ही नहीं है कि वो इस तरह के डिज़ास्टर को सह सके। तो इस तरह के डिज़ास्टर में एक जो
और चीज़ जो उभर के सामने आती है वो है हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो पूरा बर्बाद हो चुका है। आप जीटीबी हॉस्पिटल में हम किसी मरीज़ को, आप देखिए, एक मैं पेशेंट का आपको बताता हूँ। जीटीबी हॉस्पिटल भेजा, गोली लगा हुआ पेशेंट, पेट में गोली है। जीटीबी गया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे पास सीटी स्कैन मशीन नहीं है, सीटी करके पता लगेगा कि गोली कहाँ लगी हुई है, लॉज कहाँ है, फिर आपका ऑपरेशन होगा। तो प्राइवेट एक रेडियोलॉजी इमेजिंग हाउस है, वहाँ चले जाओ, वहाँ से सीटी करवा के लाओ। जब वो वहाँ सीटी कराने गया, गोली लगी हुई है उस पेशेंट के पेट में, वो सीटी कराने प्राइवेट में गया है। प्राइवेट में जब सीटी कराने गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम तो एमएलसी केस नहीं लेते, वापस आप जीटीबी जाओ। अब वो दोबारा जीटीबी आया तो जीटीबी वालों ने कहा अच्छा वो एमएलसी केस नहीं लेते, ऐसे करो तुम एलएनजेपी जाओ, वहाँ से सीटी करा के आओ। एलएनजेपी जो लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के साथ, वहाँ पे गया तो एलएनजेपी वालों ने कहा कि इन्होंने तो आपको वैसे ही भेज दिया, इन्होंने रेफरेंस तो कुछ लिखी नहीं है कि रेफ़र करें हमें, तो रेफरेंस लेके आओ। वो दोबारा जीटीबी आया, जीटीबी वालों ने कहा फिर ठीक है, रेफरेंस दी, फिर वो एलएनजेपी गया, एलएनजेपी से फिर उसने सीटी कराया और फिर वो वापस आया। ऐसे करके पहले 2 दिन तक मरीज़ जो हैं, सिर्फ एक मशीन ना चालू होने की वजह से, किसी के गोली लगी है, हड्डियाँ टूटी हैं, कुछ भी है, वो पूरा चारों तरफ ऐसे ही घूमते फिर रहे। और इसके ऊपर हम मिलने गए सत्येंद्र जैन जी जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनसे हमने जाके बात की, उनको पूछा कि आप जो है इसके लिए क्या कर रहे हैं, कितनी सारी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे आप इतना मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हो, हमें तो एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखा है, आप मोहल्ला क्लिनिक इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पेशेंट्स को जो लोग हैं उनको एमएलसी करने में दिक्कत आ रही है, पुलिस उनको बुला रही है पुलिस स्टेशन में और हैरेस कर रही है, उनको परेशान कर रही है, आप उसके लिए उनको क्या उनकी मदद कर रहे हो। और कितने सारे मरीज़ हैं जो अपने पेशेंट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाह रहे हैं कि हमें कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मिल जाए, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनको नहीं मिल रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने उस टाइम हमें एश्योर किया था कि हम इस चीज़ में सब में आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिलाने में जिसको चाहिए होगी उनको मिल जाएगी, एमएलसीज़ करा देंगे, और ऊपर से आपको जो है मोहल्ला क्लिनिक्स भी, टेम्प्रेरी मोहल्ला क्लिनिक्स बहुत जगह पे हम खोल देंगे। लेकिन अभी तक इन सब कामों में से किसी भी चीज़ में हमें कोई उनकी मदद अभी तक नहीं मिली है। ना तो हमें एमएलसी कराने में कोई सुविधा हो रही है कि पेशेंट अगर एमएलसी जो करा रहे हैं या जिनकी हुई है एमएलसी, उनको अगर पुलिस हैरेस कर रही है उसके लिए कुछ नहीं है। और कल मेरे को शाम में डॉक्टर अनवर का फिर से कॉल आया है 16 तारीख, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, और कल भी उनका यही कहना था भी आज भी उनके पास पेशेंट्स उसी हिसाब से आते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे अभी तक कोई भी गवर्नमेंट का एक भी सेटअप नहीं है। उन्होंने खुद वॉलंटियर किया है, जो मैं ये बात सत्येंद्र जैन जी से भी कह चुका हूँ कि क्योंकि उनके हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वो अपना फर्स्ट फ्लोर देने को तैयार हैं कि वहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोल लें, लेकिन उसके भी सरकार ही भली ऑपरेट कर ले वहाँ से, ताकि कम से कम कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे अभी तक भी कोई नहीं पहुँचा है। वो कह रहा है कि एक छोटी से छोटी इमेजिंग करने के लिए भी हमें जो है 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, पूरा दिन अस्पताल में बैठे रहते हैं और उसके बाद मरीज़ वापस आते हैं। तो ये जो एक टोटल मतलब जो हमारे सिस्टम की एकदम आंखें मोड़ लेता है कि हम देखेंगे नहीं किसी चीज़ को, और सिर्फ लोगों को जो है प्रेशराइज करता है कि जा तो आप प्राइवेट से इलाज कराओ, जा तो प्राइवेट में जाके अपना जो कराना है कराओ, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो इनसेंसिटिविटी है गवर्नमेंट की, इस पे अभी भी टाइम है कि अगर अभी भी वो ध्यान दे ले और उन एरियाज़ में अपने को सेटअप्स लगा ले। अभी भी अगर जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जीटीबी हॉस्पिटल है, एलएनजेपी है, उनमें कुछ स्पेशल ऐसी अरेंजमेंट करने की कोशिश करे, या स्पेशल डॉक्टर्स एम्प्लॉय करे, या स्पेशल वार्ड्स या कोई तरीका बनाए जिससे कि ये चीज़ लोगों को जो हरासमेंट हो रही है वो हरासमेंट से लोग कुछ तो उनको मतलब फ़ायदा हो। और इसी मतलब यही हमारा पर्पस। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।